US and India, they were in the negative zone in terms of their 1 month of performance, particularly February, if you are talking about. So फरवरी में हमने बहुत ज्यादा इंडिया में ब्लड बाथ देखने को मिला। 5.9% से मार्केट करेक्ट हुए और यूएस में 1.4% से। बट अदर देन दीज टू मार्केट्स, आप अगर दूसरे मार्केट्स देखते हैं, अदर देन दीज थ्री मार्केट्स, यूएस, जापान एंड इंडिया, मोस्ट ऑफ दीज मार्केट्स आर इन अ पॉजिटिव जोन। गुड इवनिंग एंड नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है इस मार्केट आउटलुक के आज के वेबिनार में। आज का वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम इस वेबिनार में मार्केट की आज की स्थिति और भविष्य में मार्केट की क्या स्थिति बनने वाली है उस पर चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हैं एक नामचीन व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन के 25 साल इस फील्ड में व्यतीत किया है और अपने अनुभव और अपने क्षमताओं से काफी सारे इन्वेस्टर के लाइफ में एक परिवर्तन लेके आया है और आज भी बहुत सारे व्यूवर्स के लाइफ में एक परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट और मार्केट आउटलुक और मार्केट लेटर्स के थ्रू, जो वो समय समय पर मार्केट के ऊपर जो अपडेट्स देते हैं, तो उससे लाखों इन्वेस्टर को काफी फायदा हो रहा है। तो आइए आज उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो इक्विटी मार्केट है आज की स्थिति में कैसा लग रहा है और आने वाला भविष्य इसका कैसा होने वाला है। ओवर टू यू विकास जी। Thank you, Samir ji, for organizing a beautiful session. Like every month, हम यहाँ पे अपना मार्केट आउटलुक शेयर करेंगे, अपना हाउस व्यू शेयर करेंगे। तो आज हम इस सेशन में फरवरी मंथ में क्या-क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं वो शेयर करेंगे, उसके इनसाइट्स, उसके रैशनल और मार्केट के जो कुछ महत्वपूर्ण डेटा हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेलकम टू दिस मार्केट आउटलुक। इट्स बेसिकली मैं done by my research team at AIF and PMS Experts India. So before I start, I would like to take this opportunity to thank each of the team members from the research team. This is going to be an executive summary where we want to talk about like the way we do every month. समीर जी, हिंदी में कि इंग्लिश में? विकास जी, अगर हिंदी में आप कर सके तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का जो सेशन है वो ब्रॉडली हमने 3 भागों में इसे बांटा है। पहला है ग्लोबल मैक्रोस, दूसरा है इंडियन मैक्रो और तीसरा है वैल्यूएशन एंड सेंटीमेंट। तो पहले ग्लोबल मैक्रो के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि ग्लोबली काफी चीजें हो रही है। तो सबसे पहले तो ग्लोबल इंडाइसेस में अगर आप देखते हैं लास्ट 1 मंथ में, तो जो ट्रेंड देखने को मिला है कि यूएस एंड इंडिया, they were in the negative zone in terms of their 1 month of performance, particularly February, if you are talking about. So फरवरी में हमने बहुत ज्यादा इंडिया में ब्लड बाथ देखने को मिला। 5.9% से मार्केट करेक्ट हुए और यूएस में 1.4% से। बट अदर देन दीज टू मार्केट्स, आप अगर दूसरे मार्केट्स देखते हैं, अदर देन दीज थ्री मार्केट्स, यूएस, जापान एंड इंडिया, मोस्ट ऑफ दीज मार्केट्स आर in a positive zone. For example, Spain was up by 7.9%. Brazil was in minus 2%, but that's normal out there. France is about 2% up. UK was up by 1.6%. Germany was up by 3.8%. तो सबसे ज्यादा जो देखने को मिला है कि इंडिया, यूएस एंड जापान, ये तीनों मार्केट में जो है सेंटीमेंट्स पिछले महीने खराब रहे हैं। ये कुछ डेटा अगर देखने को देखते हैं कि अगर वर्ल्ड का पूरा जीडीपी देखेंगे समीर जी, तो इस बात में कोई डिनाई नहीं है कि जो इंडिया है वो पूरे ग्लोब का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ इंजन है। मतलब इंडिया इज सेट टू ड्राइव द ग्लोबल ग्रोथ विथ इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी लीडिंग साउथ एशियाज ओवरऑल एक्सपेंशन। सो अगर आप देखते हैं, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको समीर जी?
जी, स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है। देखिए, एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू हैव इट इन योर माइंड इन बिटवीन यस, आल्सो। श्योर श्योर। या देखिए, अगर इंडिया का आप देखते हैं तो जो प्रोजेक्टेड आईएमएफ का जो डेटा है वो 6.5% का प्रोजेक्टेड है अगले 3 सालों का। बट एज वी स्पीक टुडे, अगर ये भी आप अगर अक्रॉस द ग्लोब आप कंपैरिजन करते हैं तो इवन टुडे इंडिया इज एट 6.2%। इंडिया का जो जीडीपी है 6.2% से ग्रो हुआ है, जो कि चाइना का 5.4 है, इंडोनेशिया का 5 है, सिंगापुर का 5 है, सऊदी अरेबिया का 4.5 है, ब्राजील 3.6 है, स्पेन 3.5 है, रशिया 3.1 है, टर्की 3 एंड यूएस 2.5। आप देखेंगे कि जो ये ग्राफ है ये दिखा रहा है कि इंडिया कंटिन्यूज टू बी द ग्रोथ इंजन फॉर द ग्लोब। दूसरी चीज अगर आप देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट में क्या हो रहा है, जनरली अगर आप ग्लोबली इंटरेस्ट रेट साइकिल पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मोटा मोटी ये सेंस मिलता है कि इकोनॉमीज कहाँ पे जा रही है। पिछले महीने में देखने को मिला कि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए इंटरेस्ट रेट में, और एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट जो है 6.5 से 6.25 हुआ है। तो ऑलमोस्ट 25 बिप्स का वहां पे रिडक्शन हुआ है, विच मीन्स जब जब अगर ऐसा पास्ट में आप देखते हैं इंटरेस्ट रेट कम होने का एक ही रीजन होता है कि जहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, उनका ये अटेम्प्ट है कि लिक्विडिटी इंक्रीज करे जिससे क्रेडिट ग्रोथ हो जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ हो। तो ये कि इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने मिलके इसे बहुत अच्छे से संभाला है और इंडिया का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है जिससे लिक्विडिटी बढ़ी है। दूसरा क्या होता है, कंसर्न इंटरेस्ट रेट में हमेशा ये कोशिश होती है कि भी इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना है। और आगे के स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा मैं कि इन्फ्लेशन भी जो है काफी हद तक के अक्रॉस द ग्लोब भी कंट्रोल हुआ है, और अक्रॉस द ग्लोब आने वाले महीने में आपको पॉलिसी रेट में रिडक्शन देखने को मिल सकते हैं इंटरेस्ट रेट। ये एक बहुत अच्छा रीडिंग में कर रहा था। बेसिकली मैं जानना चाह रहा था कि भाई गोल्ड अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास में है और वो उसके इकोनॉमी का कितना परसेंटेज है। इसमें बहुत अच्छी बात आपको अगर देखने को मिलेगी। अगर देखें, सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा रिजर्व जो है गोल्ड का यूएस के पास में। आप देखिए 8,134 टन गोल्ड यूएस होल्ड करता है, और जो उसका 76.4% गोल्ड एज रिजर्व हो जाता है। तो ये जो ट्रेंड है यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, इंडिया, ये इस तरह से ट्रेंड आ रहा है। हमारे पास जो सरप्लस है ये दिस इज ऑफिशियल नंबर। अभी अनऑफिशियल नंबर आप गोल्ड का पता लगाना बहुत मुश्किल है इंडिया में। तो जनरली हमारे यहाँ पे आप देखते हैं कि हर शादी ब्याह में आप देखते हैं कि गोल्ड का एक्सचेंज होता है। बेटी की शादी होती है, अगर किसी गरीब परिवार में भी, किसान के घर में भी, तो कुछ ना कुछ गोल्ड उसे दिया जाता है एज एन एसेट डॉटर को। वो अनअकाउंटेड गोल्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अनअकाउंटेड गोल्ड की अगर बात करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है फिगर आउट करना। बट अकाउंटेड गोल्ड की भी बात करते हैं तो 879 टन गोल्ड है इंडिया के अंदर, और जो कि 12.4% है गोल्ड एज रिजर्व, परसेंटेज ऑफ रिजर्व। तो वही अगर आप चाइना का देखते हैं तो मे बी एब्सोल्यूट नंबर इज मच हायर विच इज 2285 टन, बट परसेंटेज में आप देखते हैं गोल्ड एज परसेंटेज ऑफ रिजर्व तो वो उनका खाली मतलब बहुत कम है, 5.9%। तो पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है वो काफी गोल्ड रिजर्व कर रहा है, और इंडिया भी उसमें पीछे नहीं है। आरबीआई हैज एडेड 244 टन्स ऑफ गोल्ड सिंस द पैंडेमिक। एक बहुत बड़ा नंबर है कि हमने आजादी के बाद में 50 साल के समय तक हमने 600 के करीब में थे, और ये 4 साल पेंडेमिक के बाद में 244 टन का हमने गोल्ड ऐड किया है, विच इज सेकेंड इन चाइना। चाइना नंबर 1 है। चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि गोल्ड का रिजर्व ऐड करने के लिए। चाइना हैज एडेड 336 टन पोस्ट पेंडेमिक।
तो हमारा 244 टन है, उनका 336 टन है, लेकिन 336 टन उनके 1900 टन के बेस पे था और हमारा 244 टन जो है वो 600 के बेस पे था उस समय। ये एक देखने की बात है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज हायर एंड इंडियाज गोल्ड परचेस रिमेन स्टडी अनलाइक अदर दैट हैव स्लोड। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली Q4 में इंडिया ने 22.5 टन गोल्ड ऐड किया है एंड सेकेंड टू पोलैंड। सो नंबर 1 पे पोलैंड है जिसने 28 टन गोल्ड ऐड किया है एंड चाइना परचेस 15.24 टन while Singapore reduced the holding by 7.65 टन। ये एक देखने को मिला। तो इसका क्या इंडिकेशन है? इसका ये इंडिकेशन है कि डॉलर तो बहुत पावरफुल करेंसी है, बट थ्रू गोल्ड देयर इज एन अटेम्प्ट कि जो इकोनॉमी में जो रिजर्व, देखिए 2 तरह का रिजर्व होता है। एक आप यूएस डॉलर रिजर्व करते हैं, हमारे पास में 654 बिलियन डॉलर का रिजर्व है एज अ डॉलर, और दूसरा आप गोल्ड रिजर्व करते हैं। तो गोल्ड में ये जिसका रिजर्व ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली उसकी डिमांड, उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लोबली बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये इतनी सारी अनसर्टेनिटी दिखी, टैरिफ का जो यूएस में सागा हुआ जिसके वजह से ये 106 टू 109 तक के डॉलर इंडेक्स पहुंच गया था, लेकिन अब जाके ये सेटल होते हुए दिख रहा है एंड इट हैज कम डाउन टू अबाउट 105 106। सो दैट इज अ गुड थिंग। यू नो, डॉलर इंडेक्स अगर सेटल होता है तो ही जो है रूपी का जो डेप्रिसिएशन है वो कम होगा, और कहीं ना कहीं ये सेटल होता हुआ दिख रहा है, विच इज गुड फॉर आर इकोनॉमी। बट डॉलर स्ट्रेंथेंड बिकॉज ऑफ द टैरिफ थ्रेट्स अगेंस्ट बोथ कनाडा एंड मैक्सिको। तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा वहीं पे 25% का ट्रम्प जी ने इम्पोज किया था टैरिफ वहां पे। एंड बाद में ये वीक हो गया मिड ऑफ द मंथ, बिकॉज टैरिफ में भी डिले हुआ एंड यूएस के जो इकोनॉमी डेटा है वो भी काफी डिसअपॉइंटिंग आए। बाद में लेट फरवरी में आपने देखने को मिला वापस रिबाउंड होता, बहुत ज्यादा इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिली थी फरवरी में, पर अब सेटल होते हुए दिख रहा है। एक बहुत इनफैक्ट ग्लोबल को लेके आपका कोई क्वेश्चन है क्या समीर जी, बिफोर आई मूव टू द इंडियन मैक्रो? आजकल एक बहुत चर्चा चली हुई है विकास जी की, चाइना का जो मार्केट है वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है, तो इसको आप इंडियन मार्केट से कैसे कंपेयर करते हैं? इस पे अगर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूर। देखिए, इसको मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है, उसमें मैं बता देता हूँ कि हमने कुछ एनालिसिस किया जिसमें देखा कि भाई यूएस, चाइना और इंडिया का वैल्यूएशन, और उसको हमने कंपेयर किया यूएस। देखिए 3 मार्केट ग्लोबली जो है काफी बड़े ऑलरेडी हो चुके हैं और होने वाले हैं, जिनका काफी ग्रोथ भी है, और वर्ल्ड में ऑर्डर जो होगा वो इवेंचुअली यूएस, चाइना एंड इंडिया होने वाला है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज हो रहा है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट वी आर इन द वर्ज ऑफ बिकमिंग 3rd लार्जेस्ट, बिकॉज जर्मनी और जापान में ग्रोथ रेट काफी कम है, मैंने आपको दिखाया, और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, तो वेरी सून वी आर गोइंग टू सरपास ऑल ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। सो हमने कुछ डेटा एनालिसिस किया जिसमें देखा कि भाई अगर पी रेशियो अगर हम देखते हैं कि यूएस जो है 27 के पी पे है, उसके सामने चाइना 14 के पी पे है, और अगर इंडिया देखते हैं तो 23 के पी पे। दिस इज बोथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पुट टुगेदर एवरेज डेटा। बट वही अगर फॉरवर्ड पी देखते हैं तो इंडिया 20 के पी पे अभी, और बिकॉज अभी नेक्स्ट ईयर आने ही वाला है, और उसके सामने अगर आप चाइना देखते हैं, MSCI चाइना विच इज एट 11 एंड यूएस इज अबाउट 21। तो आपका ये कहना सही है, नो डिनाइंग कि वैल्यूएशन वाइज चाइना सस्ता लगता है। लेकिन देखिए दूसरा पहलू दिखाता हूं मैं आपको, राइट साइड में एक और चार्ट आया जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट बाय IMF। आप तो जानते हैं गीता मैम कुछ ही हेड्स थी IMF वर्ल्ड वाइड, एंड काफी रिनाउंड संस्था है जो जो रेटिंग एजेंसी है, जो अपने हर साल डेटा निकालते हैं। तो उनके प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया अगले 3 साल में भी इसकी जो ग्रोथ है 6.5% की,
रहने वाली है vis-a-vis चाइना विच इज 4.5 and US is going to be 2.1 to 2.2, which means what? अगर जिसकी इकोनॉमी की ग्रोथ 6.5% है तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम चार्ज करे, और जिसकी ग्रोथ स्लो डाउन होते हुए दिख रही है, ये ऐसा नहीं कि 3 से 4.5 आई है चाइना, ये 6, 6.5 से 4.5 की तरफ, मतलब डिक्लाइनिंग में जा रही है, और इंडिया स्टडी चल रहा है, और यूएस भी इज एट द सेम लेवल। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपको 3 इकोनॉमी जिसमें एक डिक्लाइनिंग में है और बाकी स्टेबल है, और एब्सोल्यूट नंबर में अगर इंडिया 6.5% का ग्रोथ करता है ईयर ऑन ईयर अगले 3 साल में, तो ऑब्वियसली इट विल डिमांड प्रीमियम, समीर जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट गिर गया है फरवरी के बाद में, दिस इज द फरवरी एंड डेटा, मार्च में भी काफी देखने को मिला है, मार्केट्स में काफी वोलेटिलिटी बढ़ गई है। तो अगर जो पी है, मैं आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, लार्ज कैप का पी जो है 18.5 का है, 18.5, एंड हिस्टोरिकल पी अगर लार्ज कैप का देखते हैं तो 20 का है, 19.5, 20। तो लास्ट 10 ईयर एवरेज से नीचे आया है हमारा पी। तो इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस हैव नाउ फेयर, और ऑब्वियसली चाइना का वैल्यूएशन आगे चल के कम है और कम दिख रहा है, और उसको ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये कि इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइनिंग में है। कैन आई मूव टू इंडियन मैक्रोस नाउ? यस यस, ओके, कपल ऑफ डेटा पॉइंट्स। अच्छी बात यह है कि फिर से हमने काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिली इंडिया जीएसटी कलेक्शन में। जीएसटी कलेक्शन आपको बताता है कि इकोनॉमी में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, और फिर से हमने 1,84 लाख करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 91% प्लस 9.1% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले महीने से इस महीने में। बट ये प्लस 9.1%, आप बोलेंगे कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से नीचे है क्या? द आंसर इज यस। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आज इंडिया का 9.7, which is growth plus inflation. So ideally GST collection should surpass the nominal GDP growth. तो ideally ये अगर 1.88 लाख करोड़ होता तो ये नंबर बहुत अच्छा लगता। तो मेरे हिसाब से इसमें 3 से 4 लाख करोड़ की कमी देखने को मिली है। पर दूसरा पहलू ये देखते हैं कि डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शन वो 10% से ऊपर ग्रो किया है, मतलब वो इंडिया में ग्रोथ हो रही है। एंड जीएसटी फ्रॉम इंपोर्ट्स अगर देखते हैं तो मॉडेस्ट ग्रोथ एट 5.4%, जिसके वजह से ये ग्रोथ आपको थोड़ा अफेक्टेड दिख रहा है। दूसरे साइड में अगर आप देखते हैं तो इंडिया इकोनॉमी का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, इकोनॉमिक रेजिलियंस है, वो दिखने को मिल रहा है। पॉलिसी इंपैक्ट में आत्मनिर्भर भारत फ्यूलिंग डोमेस्टिक लेड ग्रोथ, क्योंकि डोमेस्टिक को मैंने आपको बताया 1.4 लाख करोड़ का 1.42 लाख करोड़ का कलेक्शन है। एंड फिस्कल आउटलुक 25 FY देखते हैं तो फिस्कल डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड एट 4.8%, विच इज बिलो बजटेड ऑफ 4.9। बजटेड ना 4.9 है और फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्ट 4.8। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है इंडिया की, कहीं भी लेवरेज नहीं है। और जीएसटी स्टेबिलिटी सपोर्ट्स ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक बैलेंस, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा देखते हुए पीएमआई, जनरली पीएमआई में क्या होता है, 50 के ऊपर का अगर पीएमआई देखने को मिलता है तो ये आपका बताता है कि भाई इकोनॉमी जो है एक्सपेंशन पे, और 50 के नीचे मतलब कॉन्ट्रैक्शन पे। तो हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग का, हमने देखा सर्विस का पीएमआई, तो हमें ये देखने को मिला कि जो सर्विस सेक्टर है वो उसमें पीएमआई इंक्रीज हुआ 56.5 से 59। तो 56 इटसेल्फ वाज हायर ऑन मोर देन 50, मतलब एक्सपेंशन पे था तो काफी एक्सपेंशन पे गया। बट मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा डाउन टिक देखने को मिला है। उसका रीजन ये है कि फरवरी मंथ में बिकॉज ऑफ चेंजेस इन पॉलिसी, बिकॉज ऑफ लो कैपेक्स टारगेट्स अचीवमेंट, जो थोड़ा बहुत उसमें ड्रॉप देखने को मिला, बट ओवरऑल 50 के ऊपर है, दैट इज अ गुड साइन। अब आ जाते हैं कि भाई कैपेक्स का जो टारगेट है, देखिए आपको मैं लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने 11,11,000 करोड़ का
इंडियन कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा, जो कि बाद में उन्होंने 10,18,000 करोड़ किया, क्योंकि वो स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। स्पेंड क्यों नहीं कर पा रहे थे? उसका स्लो डाउन का रीजन था कि पहले तो इलेक्शंस थे महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तो उसकी वजह से थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर डिले हुआ पॉलिसी चेंजेस में। और दूसरा कि मॉनसून में भी काफी डिस्ट्रप्शन आया था, वेदर रिलेटेड डिलेज हो गए थे वहां पे, जिससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इफेक्ट आया। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इशू, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इशू एक ऐसा पैरामीटर है जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल इकोनॉमी वहां से एक्सपेंशन में जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो उसमें भी काफी लास्ट ईयर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले थे। और फाइनेंस मिनिस्टर का भी ये स्टेटमेंट था कि while delay occurred there is continued demand for capital expenditure and government is planning to accelerate the spending in the final quarter of F25। और एग्जैक्टली वही देखने को मिला। अब देखेंगे जनवरी तक उन्होंने 11 लाख के सामने सिर्फ 7.5 लाख करोड़ ही स्पेंड किया था, मतलब 74% ऑफ द टारगेट। And over 2.61 lakh crore needs to be spent in February and March to meet the target। तो गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले 2 महीने में ये कोशिश करके कम से कम ये 90% तक लेके जाने का चांस है। तो काफी ग्रोथ देखने को मिला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। आप देखते हैं बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंसर्न था, और अभी आप आई एम ग्लैड टू शेयर दैट अब अगर आप अभी का इन्फ्लेशन नंबर देखते हैं तो इट हैज कम डाउन टू 4.31। आरबीआई का टारगेट 4% का होता है, जनरली एवरेज 5% का इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। बट इस बार जो है फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल रही। फूड प्राइसेस इंडेक्स कम हुए, रूरल इन्फ्लेशन कम हुआ, अर्बन इन्फ्लेशन उससे कम हुआ, एंड ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन जो है कम हुआ विच इज अबाउट 2.37 बेसिस पॉइंट, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रेशर जो है इन्फ्लेशन में कम हुआ। तो एक अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में इंडिया में। जीडीपी देखते हैं तो आपने सबने देखा था कि जीडीपी जो है वो 7 क्वार्टर के लो पे चला गया था 5.41% पे, जो कि वापस से 6.2% पे आ गया है। तो मतलब ग्रोथ भी आ रही है, इन्फ्लेशन भी आपका कंट्रोल हो रहा है, और इसके वजह से कुछ एक सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कैपेक्स आ गया तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो बाय 8.6%। financial real estate professional services they continue to grow at 7.2%। and ट्रेड में बढ़ा, ट्रेड में भी काफी अच्छा, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन बढ़े, ये आपका 6.4% तक चला गया। एंड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7.6%। तो ये 4-5 कंपोनेंट मिलके आपका जीडीपी ग्रोथ जो नीचे जा रहा था 6.5 से 5.4 तक चला गया था, वो वापस 6.2 पे आ गया, और इट इज इन द वर्ज ऑफ गोइंग टू 6.5% दिस क्वार्टर, which clearly indicates कि आपका जीडीपी वापस आ गया है। अब एक बहुत अच्छा सिनारियो है, देखिए सिनारियो ये है, मैं सिनारियो दिखाने के पहले बोलता हूँ कि समीर जी ऐसा बहुत रेयर होता है मार्केट में देखने को मिलता है कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है ना, आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल कम हो रहा है, एंड ओवरऑल जो फिस्कल प्रूडेंस है, फिस्कल डेफिसिट है जो इकोनॉमी का, विच इज योर बैकबोन, जो बैलेंस शीट बोलते हैं, वो भी काफी हेल्दी होके 4.8 पे आ रही है। तो जब जब इस तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिले, हमने एक स्टडी किया समीर जी कि 2003 और 2007 में भी आप देखेंगे एक तेजी आई थी जो बुल रन बोलते हैं। मुझे याद है उस समय हम लोग we used to have long discussion about economy समीर जी with you during that time, and उस समय आप देखिए जीडीपी ग्रोथ 8% था, इन्फ्लेशन 4 से 5% के बीच में था, ऑयल का रेट स्टेबल था। इस बार भी ऑयल का रेट स्टेबल है। उस समय फेवरेबल मॉनसून था, अभी भी प्रोजेक्टेड फेवरेबल मॉनसून है, और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ कंजम्पशन था। तो 48% रिटर्न बना था निफ्टी 50 इंडेक्स पे उस टाइम। फिर हमने दूसरा पीरियड देखा 2017 से 18 के बीच में, उस समय भी जीडीपी ग्रोथ 7% था, इन्फ्लेशन उस समय तो इन्फ्लेशन 3 से 4% पे आ गया था,
कंज्यूमर डिमांड काफी थी, फूड प्राइसेस कम हुए थे, ऑयल प्राइस उस समय भी कम हुआ था क्योंकि अभी भी ऑयल प्राइस कम हुए हैं, और उसके बाद में निफ्टी ने वहां से 28% का रिटर्न दिया था। तो काफी क्वेश्चन आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के कि क्या मार्केट बॉटम आउट हो गया है, क्या ये टाइम एंटर करने का है। तो देखिए फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता है, बट जो अभी का सिनारियो है बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि आपका क्रूड काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, फूड प्राइसेस कंट्रोल में आ गए, इन्फ्लेशन 4.25% पे आ गया है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, और इकोनॉमी वापस 5.4 से 6.5% की तरफ चल पड़ी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस बार क्या होगा। आरबीआई का एक क्लियर कट सिग्नल है, आरबीआई ने लिक्विडिटी इंक्रीज की है। आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने बात किया था कि उन्होंने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू लिक्विडिटी इंप्रूव की है, जिसके वजह से काफी आरबीआई ने एक्शन लिए सही समय पे, और उस एक्शन की वजह से बोरोविंग रेट कम हुआ है मार्केट में, एंड ओवरऑल इकोनॉमी में काफी बूस्ट आया है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ इंजेक्ट हो चुका है अभी तक इकोनॉमी में बाय रिड्यूसिंग द सीआरआर। रेट कट मैंने आपको बता ही दिया, इसे लीडिंग इंडिकेटर, जब जब रेट कट हुआ है इकोनॉमी में ऐसा देखने को मिला है, तब तब इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिली है। सो रेट कट कैन बी सीन एज लीडिंग इंडिकेटर फॉर द स्टॉक मार्केट because that it suggests economic stimulus and the possibility of the future growth. However, the effect of the stock market is not immediate, it usually unfolds over a period of month. ऐसा नहीं कि आज इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और कल से मार्केट दौड़ने लग जाए, इसमें समय लगता है, बट ये सारे इंडिकेशन है। तो इससे फिर मैं अपने लास्ट जो तीसरा भाग है वैल्यूएशन का, उस पर आता हूँ कि वैल्यूएशन एंड सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट। देखिए सेंटिमेंट्स तो थोड़े खराब है, सबको पता है कि वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है आप देखते हैं वो इंक्रीज देखने को मिला उस फरवरी में, बहुत ज्यादा काफी स्पाइक हुआ, 15.72 पे चला गया। स्टेबलाइजेशन बाद में हालांकि आते आते वो स्टेबलाइज होकर 13.91 हुआ। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का यही देखने को मिलता है कि वोलेटिलिटी हायर है, स्टेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से जो हमारा गॉज है वो ये बता रहा है कि इस समय पे सेंटिमेंट्स वीक है बट वैल्यूएशन फेयर है। तो जब जब ऐसा देखने को मिला है कि सेंटिमेंट्स खराब हैं और वैल्यूएशन ठीक है, तो इस समय पे हम अपने इन्वेस्टर को ये सजेस्ट करते हैं कि यू शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड यू शुड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। कुछ एक डेटा देखते हैं। लोगों का एक कंसर्न है कि एफपीआईज का काफी आउटफ्लो है। तो देखिए एफपीआईज का आउटफ्लो अभी नहीं है, पहले भी देखने को मिला है, 2021 में भी देखने को मिला था, 21-22 में भी लगातार आउटफ्लो था, जो कि अभी आपको सितंबर में देखने को मिला है। 1 लाख करोड़ इन्होंने बेचा, जनवरी फरवरी में मिला के इन लोगों ने 1 लाख करोड़ का बेचा। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर आप देखते हैं या तो उनका इनफ्लो आता ही है, एफपीआईज का इनफ्लो आएगा, और इसके बारे में हम और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसा कितना परसेंटेज उनका इनफ्लो आ सकता है। Advanced declining ratio also clearly suggests that despite occasional period of bullishness, the market overall direction remains weak. एक वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है मार्केट में, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये वीकनेस का फायदा उठा के अभी मेरे हिसाब से मार्केट में एंटर करना चाहिए, अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल का है। दिस इज अनदर पैरामीटर, मार्केट कैप टू जीडीपी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि हिस्टोरिकल 87% रहा है, जो कि अभी 132% है। बट जैसा मैंने बोला कि उस समय के इंडेक्स और अभी के इंडेक्स में कंपैरिजन नहीं हो सकता है। अभी के इंडेक्स में सारे हाई परफॉर्मिंग कंपनीज इंडेक्स में इंक्लूड हुए हैं, जिसके वजह से मार्केट कैप टू जीडीपी आप देखेंगे तो ज्यादा देखने को मिल सकता है। दूसरा एक रीजन है मार्केट कैप टू जीडीपी में हायर होने का, कि आप देखते हैं अगर मार्केट कैप अगर आप देखते हैं पिछले बार, तो पिछले 4-5 सालों में अर्निंग ग्रोथ में काफी वृद्धि देखने को मिली है, और उसके मुकाबले मार्केट कैप उतना नहीं बढ़ा है। तो अगर पिछले 10-20 साल का अगर एवरेज लेते हैं हम, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि 2020 के बाद में इकोनॉमी की अर्निंग ग्रोथ काफी बढ़ गई कंपनीज की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 87% है, ये आगे चल के 115, 120 पे सेटल होना चाहिए, because that's a new normal for India. We talked about it. Historical average valuation of the large cap is about 19. Market currently is trading at 18.6, which is lower than the last 10 years of average.
मिड कैप का देखते हैं तो 24.5 का अभी 27.5 पे चल रहा है, और स्मॉल कैप का अगर 17.5 का है तो 20 का चल रहा है। तो ये आपको वहीं पे आ गया मार्केट जहाँ पे कोविड में था, जिस समय पे जो वैल्यूएशन है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में देयर इज अ प्रीमियम to the historical leverage, but when you have a selective approach, some of the companies are down to the tune of 35-40%. FIIs का सेक्टोरियल फ्लो देखेंगे अगर, तो सेक्टोरियल फ्लो में ये देखने को मिला है कि आउटफ्लो H1 और H2 में काफी ज्यादा देखने को मिला है काफी सेक्टर से, और इस साल वो नेट सेलर रहे हैं PIs मार्केट में। इंडियन सेक्टर का वैल्यूएशन देखते हैं तो ऑटो इज एट 20 का पी, 10 ईयर एवरेज अगर ऑटो का देखते हैं तो 27 का पी होता है। करंट पीबी 3.6 है। पीबी इज नॉट द राइट पैरामीटर फॉर ऑटो, बट पीबी इज सर्टेनली अ राइट पैरामीटर फॉर प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक भी अगर देखते हैं तो 20-21 के पीई पे जनरली चलता है, 16 के पीई पे अवेलेबल है। करंट पीबी उसका प्राइस टू बुक देखते हैं तो 2.2 पे है, जबकि हिस्टोरिकल एवरेज देखते हैं तो 2.5 टाइम्स ऑफ द बुक होता है। सबसे अच्छी बात है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स अगर आप देखते हैं तो 6 के पीई पे अवेलेबल है। आपको याद है पीएसयू बैंक 12-13 के पीई पे भी गए थे। लास्ट 10 साल का भी आप देखते हैं तो 10 का एवरेज पी है, वो भी काफी अट्रैक्टिव जोन पे है। कंज्यूमर्स भी 39 के पी पे। जनरली कंज्यूमर्स हमेशा गिरे मार्केट में, इतना गिरते नहीं, बट इस बार वो भी गिरे हुए हैं। सो दीज आर सम सेक्टर्स दैट वी लाइक, जिसमें काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मार्केट है अभी फिलहाल। ये कुछ परफॉर्मेंस डेटा जैसे दिखा रहा था कि लास्ट 6 मंथ्स में लार्ज कैप निफ्टी 50 देखते हैं तो ऑलमोस्ट 12% डाउन है। वही नेक्स्ट 50 देखते हैं तो 24% डाउन है। अगर आप मिड कैप का वैल्यूएशन देखते हैं तो 18% है। स्मॉल कैप देखते हैं तो आप ऑलमोस्ट 23% पिछले 6 महीने में गिरा है। और अगर आप कुछ एक सेक्टर देखते हैं जैसे एनर्जी तो 30% डाउन है। अगर आप ऑयल एंड गैस देखते हैं तो 28% डाउन है। So this data clearly indicates that market has really corrected significantly. And Samir ji, this is my last slide where I'm going to show you कि जब जब मार्केट में करेक्शन आए तो कितने दिन तक वो करेक्शन रहे, उस समय पे कितना परसेंट मार्केट गिरा, और उसके 1 साल के बाद में वहां से मार्केट कितना परसेंट ग्रो किया। तो सबसे पहले अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखते हैं, क्योंकि 10 साल इज अ रेलेवेंट पॉइंट, जिसमें हमने कोविड के पहले और कोविड के बाद का दोनों का समय कवर कर लिया। 2015 में भी ऐसा एक समय आया था जिसमें 188 दिन मार्केट खराब गया था। मुझे याद है लगातार उस समय पीआईज का आउटफ्लो जा रहा था। उस समय पे भी मार्केट 15% डाउन हुआ था, और उसके अगले साल 2016 में मार्केट 17% ग्रो किया। 2016 में 109 दिन 11% गिरा था, फिर 32% रिकवर किया। 2018 में 53 डेज का छोटा करेक्शन देखने को मिला। फिर 2018 में एक और करेक्शन 59 डेज का देखने को मिला। फिर कोविड में आपने देखा 40 दिन तक मार्केट गया, 37% गया, सबसे हाईएस्ट फॉल था ये। और वेरी आफ्टर 40 डेज आप देखते हैं मार्केट में 88% की रिकवरी आई है। और इसी तरह से फरवरी में भी हमने देखा, जनवरी 2022 में 2 बार 49 डेज का और 74 डेज का, इसमें 13% और 14% मार्केट गिरा ऑलमोस्ट। इसको अगर क्लब कर देते हैं 2022 को तो 27% मार्केट गिरा। लेकिन जब रिकवर हुआ तो दोनों को क्लब करेंगे तो 37% 38% ग्रो हुआ। तो इस बार मार्केट को गिरते गिरते 150 डेज ऑलरेडी ओवर हो गए, और एवरेज अगर देखते हैं तो 90 डेज का एवरेज होता है मार्केट गिरने, और 155 डेज है, हाईएस्ट में आपका 188 डेज। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज पहले पास्ट में नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा, दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट। बट ये जरूर देखने को मिला है कि जब जब जितने जितने परसेंट से मार्केट गिर रहा हो, इस बार तो आपने देखा इंडेक्स में, मैंने अभी आपको दिखाया इंडेक्स कि स्मॉल कैप इंडेक्स तो 30% से गिर। तो इसका मतलब ये है कि जब जब करेक्शन है, पहली बात तो 88 डेज का है, जब जब करेक्शन का मैग्नीट्यूड आप करेक्शन देखते हैं तो कोविड में 37% गिरा था, और पोस्ट करेक्शन उसका रिकवरी 1 साल के बाद में 88% हुआ। तो आप ऑनगोइंग करेक्शन का डेप्थ देख लीजिए और लास्ट 10 इयर्स का एवरेज देख लीजिए,
और आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस बार एफपीआई वापस आई, इस बार डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूड रहा, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो किस तरह से आपका मार्केट रिकवर करेगा। विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय सेशन हियर एंड आई एम हैप्पी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो विकास जी, आपने बताया कि बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन बन रहा है मार्केट में, जहां एक साइड में इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने, हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो लिक्विडिटी सिस्टम में छोड़ रही है और इंटरेस्ट साइकिल नीचे आ रहा है, हमारे जीडीपी नंबर्स अच्छे होने की उम्मीद है और बढ़ेगा, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं का कहना है। तो क्या लगता है आपको कि एक इन्वेस्टर को अगर 100 रुपया डालना है तो पूरा पैसा इसमें डालना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कुछ डाउनफॉल का? मेरा ये मानना है कि किसी भी सिचुएशन में इन्वेस्टर को अपना पूरा 100 रुपीज इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो बनी बात है। एज अ वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट ये हमारा हमेशा सोचना होता है कि आप मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसा आपको देखने को मिला था कि 2022 में 49 डेज का करेक्शन था, बाद में 74 डेज का करेक्शन आया फिर से। तो मेरा ये कतई मानना नहीं है कि आप 100 रुपीज आज डालना है तो आज डाल के भूल जाइए। हाँ, बट आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप वो देखें कि कितने समय तक के मार्केट गिर रहा है। तो अगर आप देखते हैं हिस्टोरिकल एवरेज से, तो ऑलरेडी 160 डेज हो गए हैं जिसमें इंडिया, आपको याद होगा, सितंबर से गिरना चालू हुआ था, और अभी 180 डेज हो जाएंगे मार्च एंड। 180 डेज हाईएस्ट रहा है 188 डेज का। तो इसका मतलब है साइकिल कवर किया है करेक्शन का ही। तो इसके बाद इमीडिएट करेक्शन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल सकता है अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज देखते हैं। तो ये अनुमान है कि अगर आपको 100 रुपीज आज इन्वेस्ट करना तो 60 रुपीज आज कर देना चाहिए, और रिमेनिंग 40 रुपीज थ्रू एसटीपी आपको अगले 6 महीने में डिप्लॉय करना चाहिए। आपका कहना है कि एफआईएस वापस इंडिया आएंगे। एक सवाल उठता है कि आपने दिखाया कि चाइना का वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो फिर एफआईएस चाइना की ओर क्यों ना रुख करेंगे, इंडिया की तरफ ही क्यों आएंगे? इसके ऊपर आपका दो क्या? रीजन है। पहली चीज तो ये समझिए समीर जी की एफपीआई जो है वो एक एंटिटी नहीं है, ये हजारों एंटिटी। इसमें पेंशन फंड भी है जो 10-20 साल के लिए आते हैं, इसमें लंबी इंश्योरेंस कंपनीज है जिनका पैसा 20-20 साल के लिए आता है, और इसमें कुछ शॉर्ट टर्म हेज फंड्स भी होते हैं जो 6 महीने, साल भर, 2 साल के व्यू से आते हैं। तो इस तरह के हेज फंड में आप देखने को मिलेगा वो हर 2 साल 3 साल की इकोनॉमी साइकिल चेंज होती है तो वो अपना टेक्निकल एलोकेशन चेंज करते रहते हैं। तो पहली बात तो एफपीआई सिंगल एंटिटी नहीं है, हमें इसको अलग अलग तथ्यों में जाना पड़ेगा। दूसरा ये कहना है कि एफपीआई का रीजन क्या है कम कम इन्वेस्टमेंट का या आउटगोइंग का। दो रीजन था। जब इन्होंने इस बार एफपीआई ने यहाँ पे बेचा इंडिया में, तो इन्होंने अक्रॉस एशिया बेचा। आपने देखा होगा चाइना में भी आपने देखा कि सेलिंग हुई है। एमएससीआई का जो रिसेंट डेटा आया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो ये बिकवाल थी, जो बड़ी, जो ऑलमोस्ट इंडिया से 2 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ये अक्रॉस द इमर्जिंग मार्केट हुआ है और ये पैसा पूरा यूएस में गया है। और उसका रीजन है कि यूएस का जो इलेक्शन का जो आउटकम हुआ है उसके वजह से उन्हें वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और तीसरा रीजन है कि उनका ये कहना है कि अगर डॉलर डेप्रिशिएट, इंडिया रूपी डेप्रिशिएट करता है, डॉलर अप्रिशिएट करता है, तो नेट नेट में उनका रिटर्न काफी इफेक्ट हो जाता है। आई मीन आप भी देखिए ना, 82 रुपीज से अभी 87 रुपीज तक चला गया, सो डॉलर वीजा भी इंडियन रूपी। तो उनका क्या कहना है कि फिर हमारा जो रिटर्न है वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से ऊपर होना चाहिए, और वो उनको देखने को नहीं मिला इसके वजह से। बट कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी अभी वहां पे देखने को मिल रही है डॉलर इंडेक्स में। जैसे डॉलर इंडेक्स सेटल होगा, एफपीआई इसके पास ऑप्शन नहीं है अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज्यादा लोकेशंस में जहां पे आपको 6.5% का ग्रोथ रेट मिल रहा है। दे कैन नॉट इग्नोर इंडिया, दे कैन नॉट बेट अगेंस्ट इंडिया। तो ऐसा नहीं कि एलोकेशन, हाँ ये हो सकता है एलोकेशन की तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। उसका रीजन एक है कि, और उसके लिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे जो सेबी के चेयरमैन, जो नए चेयरमैन ने टेक ओवर किया है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला भी है कि वी आर ओपन टू डिस्कस, बिकॉज उनका एक और कंसर्न है कि जो कैपिटल गेन टैक्सेस है वो काफी ज्यादा है। तो पहले रूपी डॉलर अप्रिशिएशन और रूपी डेप्रिशिएशन में उनका करेक्शन मिल जाता है। तो अगर उनका रिटर्न भी कम बने
उसके ऊपर टैक्स भी लगे, उसके ऊपर एसटीटी लगे, उसके ऊपर में रुपी डेप्रिशिएट कर जाए, तो ओवरऑल उनके लिए बहुत अच्छा प्रपोजिशन नहीं बनता है, यू नो। सो वैल्यूएशन इज नॉट द ओनली पैरामीटर। और दूसरा क्या, चाइना का वैल्यूएशन कम है 14 का, लेकिन उसकी इकोनॉमी का जो ग्रोथ प्रोजेक्टेड है आईएमएफ के द्वारा वो 4.5% तक जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब भी इकोनॉमी नीचे की तरफ जाती है, या तो नीचे जाके सेट हो जाए और फिर स्टेबल आ जाए, तो उसमें फंड्स आते हैं। बट जब जब ऐसा देखा गया है कि डिक्लाइनिंग सिचुएशंस में होती है कोई भी इकोनॉमी, उस समय पे एफपीआईज का रुझान जो है उन कंट्रियों के प्रति कम होता है। तो अगर आप चाइना से कम कर देंगे तो आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए यूएस में और कौन सा मार्केट है। और ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पैसा वो पूरा बेच के और एक ही कंट्री में रखे। दे आर ऑल प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ asset allocation, they know the importance of diversification. Tomorrow anything can happen with Trump and the economy can slow down out there in US. The recession can come any point of time, and there they not only look at recession, they look at unemployment data as one of the parameters, they look at inflation as one of the parameters, they look at growth as one of the parameters. And when you club all these parameters, then US gets into recession mode very next quarter. You know, they don't wait for long period of time, and therefore, you know, Fed plays an important role. तो मेरा ये मानना है कि एफपीआईज के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो वो उनको इंडिया में आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ऑलरेडी मार्च में कुछ बाइंग देखने को मिली है, करीब 12 या 13 तारीख को उन्होंने एक दिन में 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वापस आया है। और इनफैक्ट कुछ एक टीवी चैनल में भी चल रहा था कि लौट के बुद्धू घर को आए, यू नो। सो एफपीआईज बुद्धू नहीं है, उन्हें इंडिया की वैल्यू पता है, समीर जी। प्लस आप ये देखिए कि म्यूचुअल फंड में हाउसेस आर आल्सो सिटिंग ऑन ह्यूज कैश बिकॉज कॉन्टिन्यूअसली दे आर गेटिंग एसआईपी मनी। 22-23 हजार करोड़ की एसआईपी आ रही है। ये देखने को जरूर मिला है कि कुछ एसआईपी कैंसिलेशंस देखने को मिली है, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा, बट ओवरऑल जो वैल्यू है उसकी एब्सोल्यूट नंबर में, उसमें अभी भी कोई ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ये जो फंड्स आ रहे हैं ये भी सरप्लस आ रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड गाइज आर आल्सो वेटिंग and FPIs are also waiting, and therefore markets are falling down. But somewhere once it stops, then you will see suddenly. In fact, as I record the session with you, Nifty already 22,200 से 22,900 तक आ गया है as we speak. तो ये क्लियर कट टर्न दिख रहा है आपको कि यहाँ पे मार्केट बॉटम आउट हो गया, क्योंकि 21,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था निफ्टी को और वो उसने क्रॉस नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मार्केट्स बॉटम आउट बहुत हद तक हो चुके हैं। इसमें जो फ्रॉथ था एडिशनल वो चला गया है, और धीरे धीरे जो और फ्रॉथ है, फ्रॉथ इन द सेंस की जो ओवरड्यू वैल्यूएशंस हैं, बहुत ज्यादा फैंसी वैल्यूएशंस है, ये सेटल हो जाएंगी, अगर नहीं हुई तो अगले 1-2 महीने में। बट जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स है जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा या तो आप डायरेक्ट उन्हें इन्वेस्ट कर दें या आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप समीर जी से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और विकास जी, मैं इस बात से सहमत हूँ और एग्री करता हूँ कि मैं लगभग 3-4 महीने से आपके साथ मार्केट आउटलुक पे कर रहा हूँ, और हर मार्केट आउटलुक में आपने बोला है, मुझे याद है कि जब मार्केट में निफ्टी 22,200 पे ट्रेड कर रहा था, तब भी आपने बोला कि लगभग मार्केट का बॉटम आउट दिख रहा है, यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, तो हर निवेशक को पैसा डालना चाहिए। और आज मार्केट में निफ्टी का जो मैं देख रहा था 22,900 पे ट्रेड कर रही है, तो ऑलरेडी 700 पॉइंट्स का तो रैली में देख रहा हूँ। मतलब आपके कहने के हिसाब से पिछले 4 महीनों में जो आप जो एक इन्वेस्टर को बताने की कोशिश कर रहे हैं ये मार्केट आउटलुक के द्वारा कि डरने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट किए, तो वो तो मैं देख रहा हूँ कि 700 पॉइंट का रैली का तो मैं ही गवाह हूँ। तो विकास जी, आज का जो सेशन था, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही इंसाइटफुल था, बहुत ही नॉलेज मिला है, और मुझे लगता है कि आपने जो भी डेटा पॉइंट्स रखा है इससे हमारे इन्वेस्टर और जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको डेफिनेटली फायदा होगा कि वो इन सब डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रख के एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाएंगे।
और मैं सभी व्यूअर्स और इन्वेस्टर से आग्रह करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करें। हमारी AIF PMS की टीम हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच।